अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल्स उर्दू लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? आज जो मैं आपको ये नावल लेकर उसका नाम है इश्क व जुनून। इसके राइटर है नल्याश चीमा। तो इस नावल को शुरू करते हैं। समर समर कहाँ हो तुम? उफ, तुम तो मुर्दों से शर्त लगा कर सोती हो। समर उठ भी जाओ, हलो खुश्क हो गया है मेरा तुम्हें आवाज़ें दे दे कर। ऐसी भी क्या आफत आ गई कि सुबह सुबह उठाने लग गई हो? समर ने कौफत से कहा। इसे नींद बहुत प्यारी थी। बात ही कुछ ऐसी है, तुम भी सुनोगी तो सारे तोते चिड़ियाँ कबूतर उड़ जाएंगे तुम्हारे भी। अच्छा, ऐसी कौन सी बात है? वो मुझे इश्क हो गया है। समर ने से इतनी बड़ी बात बहुत आसानी से बोल दी थी। व्हाट, क्या कह रही हो तुम? तुम पागल हो? लोगों को पहले प्यार होता है, फिर मोहब्बत और फिर इश्क होता है, और तुम्हें रात को सोते हुए इश्क हो गया? मावी कमर, तुम क्या चीज़ हो? उसने हैरानगी से पूछा। एक तो मैं तुम्हें इतनी बड़ी खबर सुना रही हूँ और ऊपर से बातें भी मुझे ही सुना रही हो। वाह जी, मरो तुम। मावी गुस्से से वहां से वॉकआउट कर गई। कमर साहब और खतीजा बेगम के 4 बच्चे हैं। सबसे बड़ा बेटा और बेटी पढ़ाई के बाद अपनी कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसके बाद मावी, कमर और अयान जो कि जुड़वा हैं। मावी सेकंड ईयर की स्टूडेंट है। समर जो इसके साथ वाले घर में ही रहती है। दोनों में एक दूसरे की जान बसती है, इसलिए तो इतनी बड़ी खबर वो सबसे पहले से सुनाने गई थी। यार अब मान भी जाओ ना, देखो तब मैं नींद में थी इसलिए तुम्हें समझ नहीं पाई। समर अब मावी की मिन्नतें कर रही थी। मावी समर से ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकती, सो फट से सुनाने लगी अपनी दास्तान। या तुम जानती हो ना, पहले भी मुझे पाक आर्मी बहुत पसंद थी, मगर जब से ज़रब अज़ब शुरू हुआ है मैं अपने अंदर एक अजीब किस्म की बात फील करी हूँ। मुझे हर तरफ आर्मी ही नज़र आती है, दिन हो या रात मेरे लब हमेशा आर्मी की सलामती मांगते हैं। कल रात मैंने बहुत सोचा और इस नतीजे पर पहुंची कि मुझे पाक आर्मी से, इसके एक एक जवान से इश्क हो गया है। मावी ने तफसील इसके गोशे गुजार की और समझ जो आर्मी से इसकी मोहब्बत पहले ही जानती थी, लेकिन इसकी हसासियत और मोहब्बत देखकर वो भी हैरान रह गई। मावी यार, मुझे आज तेरी दोस्ती पे बहुत फ़ख्र हो रहा है। इसने शिद्दत जज़्बात से मावी को गले लगा लिया। दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे। मावी ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था, मगर इसके इश्क में रत्ती बराबर फ़र्क नहीं आया था। घर वाले इसकी शादी का सोच रहे थे, मगर वो इनकारी थी। इसके ख्याल था कि कोई इसका इश्क बर्दाश्त कर नहीं कर सकता, क्योंकि कोई इस जैसा इश्क कर ही नहीं सकता इस वतन से, पाक आर्मी से। मगर ये इसकी खाम ख्याली थी, कोई था जो इस वतन से इश्क और जुनून में इससे भी बहुत आगे था। मावी क्या कर रही हो? मावी पेंटिंग बनाने में मसरूफ थी जब समर ने एकदम आकर पूछा। उफ समर, एक तो तुम आई आईसाइट का बहुत इशू है, कितनी दफ़ा कहा भी है। चलो मेरे साथ डॉक्टर को चेकअप करवा लेते हैं, मगर नहीं। मावी ने पेंटिंग में कलर करते हुए समर को छेड़ा। मावी की बच्ची, तुम ना दिखाओ, मैं डॉक्टर से तुम्हारे सर से ये भूत तो उतरवा कर किया। हर वक्त आर्मी के पीछे पड़ी रहती हो। समर ने 1 मिनट में बदल लिया था। तुम नहीं समझ सकती मेरी फीलिंग्स को। जब इश्क होता है ना, तो समर तो हर जगह महबूब ही नजर आता है। ज़ाहरी आंख से महबूब दूर हो, मगर मन की आंख के सामने हमेशा महबूब ही होता है। जब मेरे सामने हर वक्त महबूब होगा तो मेरा हक बनता है, मेरा हर लम्हा इसकी मदाक सराई में गुजरे। मावी ने अपना काम छोड़कर समर को जवाब दिया। समर लाजवाब होकर रह गई। सो इसकी पेंटिंग देखने लगी, जिसमें समर ने पाक आर्मी के नौजवानों को कड़ी धूप में बॉर्डर पर खड़े बनाया था। समर ने मोहब्बत से मावी को देखा। जिस काम से मैं आई थी वो तो मैं भूल गई, मैं भी पागल ही होती जा रही हूँ। समर ने सर पर हाथ मारते हुए कहा। यार, पहले ही पागल लोगों को मजीद पागल होने की क्या जरूरत है? मावी ने समर को छेड़ा। इस बात का जवाब तो मैं तुम्हें फारग वक्त में दूंगी, फिलहाल मेरे साथ चलो। निमरा की यूनिवर्सिटी में फंक्शन है, तो हम भी साथ चलते हैं। वाह, फंक्शन निमरा की यूनिवर्सिटी में है और जाएं हम? तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया? मावी दोबारा पेंटिंग में बनाने लगी। यार, 6 सितंबर के हवाले से कोई फंक्शन ही हो सकता है, वहाँ आर्मी भी हो। वेल, तुम नहीं जाना चाहती तो इट्स ओके। समर जल्दी से उठकर जाने लगी। जानती थी मावी अब इनकार नहीं करेगी। समर, तुम कितनी बदतमीज हो, सीधी तरह नहीं बता सकती थी? मैं मामा से पूछ लूँ, बस 5 मिनट में रेडी होकर तुम्हारे घर आती हूँ। मावी पेंटिंग छोड़कर वहां से उठ खड़ी हुई। मन की आंख के सामने तो हमेशा महबूब होता है, अगर ज़ाहरी आंख के सामने भी महबूब ही हो तो कौन काफ़ी देखने से इनकार कर सकता है। जिस वक्त वो यूनिवर्सिटी पहुंचे तब तक काफ़ी रश हो चुका था। निमरा की यूनिवर्सिटी में काफ़ी जान पहचान थी, सो इन्हें ऑडिटोरियम तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। इन दिनों जैसे तैसे करके चौथी लाइन में बैठने की जगह ढूंढ ली थी। फंक्शन शुरू होने में भी अभी टाइम था जब समर ने मावी से कहा, यार मुझे बहुत भूख लग रही है, नाश्ता भी नहीं किया था और अब 2 बजने वाले हैं, आओ कैंटीन चलते हैं। ना बाबा, ना, फंक्शन शुरू होने वाला है, मैं तो नहीं यहाँ से हिलने वाली। मावी ने नफी में सर हिलाया। यार अभी 20 मिनट में है, हम 10 मिनट में वापस आ जाएंगे, उठो अब। समर इसे बाजू से पकड़ कर उठाया और चारों चारों ने चार मावी को भी उठना पड़ा। वो आपस में बातें करते हुए कॉरिडोर से गुजरी थी जब मावी की एकदम से किसी के साथ टक्कर हुई। उफ, देखकर नहीं चल सकते आप? अगर आंखों का मसला है तो काली ऐनक और सफ़ेद छड़ी हाथ में लेकर चला करें। मावी ने गुस्से से कहा, देखिए मिस, आप फजूल में इतना बोल रही हैं, गलती आपकी। अगर आपको बातों से फुर्सत मिली तो आपको सामने से आता इंसान भी नजर आ जाता। सामने वाले ने भी गुस्से से जवाब दिया, मगर वो खुद हैरान हुआ था। वो इस लड़की पर इतना गुस्सा नहीं हो सका जितना गुस्सा इसके मिजाज का हिस्सा था। मिस्टर, आप ज़्यादा बातें ना बताएं, आप लड़कों
की तो आदत है, जहाँ लड़की देखी वहाँ बात करने के लिए के बहाने ढूंढने लगे। मावी का बस नहीं चल रहा था, इससे कच्चा जवाब है। वो बहुत उसके चेहरे की तरफ देख रहा था, जाने कि उसका दिल किया था कि वो जो भी थी बस यूं ही बोलती रहे, मगर इसे जवाब तो देना था। मिस, मेरे पास आपकी इन फजूल बातों का कोई जवाब देने का टाइम नहीं है। सो इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करता समा दरम्यान में बोल पड़ी, हमारे पास भी टाइम नहीं है, अब अपनी राह लें। और हम अपनी कहते हुए उसने मावी का हाथ पकड़ा, कंटीन की तरफ चलने लगी। समय मुझे इससे जवाब तो देने देती, इतना लंबा कद निकाली, लड़कियों से बात करने की तमीज़ नहीं आई। ज़राफ़ा कहीं का, मावी दांत पीसते हुए बोली। समा ने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि निम्रा आ गई। निम्रा, मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, हमें अभी घर चलना होगा। निम्रा ने परेशानी से बताया। समरा निम्रा दोनों बहनें थी, भाई स्टडी के लिए आउट ऑफ कंट्री गया हुआ था, अब घर में कोई नहीं था। मुलाजमा ने फ़ोन करके मामा की तबीयत का बताया था। तीनों परेशानी के आलम में जल्दी से यूनिवर्सिटी से बाहर निकल आई थी। मामा की तबीयत अब काफ़ी बेहतर थी। बीपी हाई होने की वजह से इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा था। जब इन्हें डिस्चार्ज किया गया तब ही मावी घर आई थी। मामा को कॉल करके इसने पहले ही बता दिया था। घर आते ही इसने सेल देखा, बैग में सेल के साथ यूनिवर्सिटी का पास भी पड़ा हुआ था। इसको देखते से याद है कि आईडी कार्ड नजर नहीं आ रहा। सारा बैग गंगा लिया मगर आईडी कार्ड ना मिला। इसे यकदम ही परेशानी ना गया। इसी टाइम इसके सेल की 20 बजी। नंबर अनजान था, पहले ही वो परेशान थी, सो इसने कॉल रिसीव ना की और दोबारा से बैग की तरफ मतवज्जो होगी तभी मैसेज 20 बजी। इसने मैसेज चेक किया, हैरान रह गई। इसी अनजान नंबर से मैसेज मिला था, हेलो मावी कमर, बर्थडे आने वाली है आपकी, क्या गिफ्ट लेना पसंद करेंगी। मैसेज पढ़कर मज़ीद परेशान हो गई थी। कौन हो सकता है जो इसे इतना जानता हो, क्योंकि इसने समर के अलावा कभी किसी को फ्रेंड नहीं बनाया था। फैमिली मेम्बर से भी वो एक हद तक रहकर बात करती थी। परेशानी के आलम में इसने इस अनजान नंबर पर कॉल की थी, मगर आपको अटेंड नहीं कर रहा था। हमेशा की तरह वो अपनी परेशानी लेकर समर के पास गई। जब तुम्हारी यूनिवर्सिटी में टक्कर हुई थी तब आईडी तुम्हारे हाथ में था, कहीं वही तो नहीं गिर गया। समर ने इसे याद दिलवाया, मुझे भी यही लगता है। मारवी रोने वाली होगी, मुझे लगता है तुम्हारा आईडी कार्ड किसी ने उठा लिया होगा और वो लफंगा अब तुम्हें तंग करेगा। समर ने कड़ी से कड़ी मिलाते हुए कहा, अब अगर वो कॉल करे तो गुस्से से ही बात करना। समर ने इसे समझाया था। समर, तुम्हें तो पता है परेशानी में मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। मावी मुंह बनाते हुए बोली, हाँ तुम्हें तो गुस्सा आता ही नहीं, इसलिए बिला वजह जितने हैंडसम इंसान को बेवकती सुनाई थी। तुम जानती थी गलती तुम्हारी ही थी। समर ने आज का वाक़या से याद दिलवाया था, जिक्र ना करो इस मनहूस शख्स का, मेरे सामने ये सारी इसी की करामात है। ना हमारी टक्कर होती और ना ही मेरे हाथ से आईडी गिरता और ना ही मुसीबत नाज़र होती। मावी को अभी भी इस इंसान पे गुस्सा था, लेकिन मावी, इस बंदे ने तुम्हारा नंबर कहाँ से लिया होगा। समर वाकई ज़हीन साबित हुई थी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मावी भी हैरान रह गई। अच्छा तुम परेशान हो, अब जब कॉल आएगी तुम पूछ लेना। हाँ, वो जैसे मेरा छोटा भाई है ना जो मुझे फटाफट सब बता देगा। मावी ने मुंह बनाया। अच्छा यार तुम परेशान ना हो, कुछ नहीं होता। समर ने इसे तसल्ली दी, मगर वो खुद परेशान हो गई थी। वो घर आकर कुछ देर आराम करने की घर से लेट गई थी। इस अजनबी नंबर के बारे में सोते सोते कम नींद की देवी हावी हुई, पता ही ना चला। 2 दिन खैरियत से गुजर गए। वो सोच ही रही थी कि बाबा को कहकर न्यू आईडी बनवा ले। दोपहर में वो आर्मी सॉन्ग सुन रही थी जब किसी अनजान नंबर से कॉल आने लगी। से जल्दी से अटेंड की। कौन हो तुम, मेरे बारे में तुम्हें कैसे पता चला। मावी ने गुस्से से पूछा। मैम आपका आईडी मेरे पास है, कल तक आपके पास पहुंच जाएगा। सर को जरूरी काम से जाना पड़ा इसलिए वो रब्ता नहीं कर सके। इसके गुस्से के जवाब में जो कुछ कहा गया वो इसे मजीद हैरान कर गया। कौन से सर, और आपके पास मेरा आईडी कैसे पहुंचा, आप कौन है। इसने हैरानगी से पूछा। सॉरी मैम, मुझे मजीद कुछ बताने का ऑर्डर नहीं है। सर ने कहा था आप परेशान ना हो। दूसरी तरफ से फिर बहुत प्रोफेशनल तरीके से जवाब दिया गया था। उससे पहले कि वो कुछ कहती कॉल काट दी गई थी। वो हैरान होकर रह गई। अगले दिन दोपहर के वक्त ही इसका आईडी कार्ड बाजार डाक मिल चुका था। इसने इस वाक्य को किसी से जिक्र नहीं किया था। कार्ड लेकर जैसे वो कमरे में पहुंची, इसका मोबाइल बज उठा था। वही अनजाना नंबर था। मावी ने पहले कॉल कट करने का सोचा, मगर फिर फितरती तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर कॉल अटेंड की। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिस मावी, कैसी हैं आप। दूसरी तरफ से बहुत ही फ्रेश लहजे में पूछा कि वालेकुम सलाम, कौन है आप, क्यों तंग कर रहे हैं। बार बार इसने सब लहजे में पूछा। मेरे ख्याल में आपको सबसे पहले मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, आपका आईडी मिल गया ना। आपको मेरे मिस्टर अनजान लोगों से बात करना मैं पसंद नहीं करती। सो बाय। मावी को एकदम से अजीब सा एहसास हुआ था। इसने फ़ोन बंद करना चाहा। अरे अरे, अभी आप मेरे बारे में पूछ रही थी और अब फ़ोन बंद कर रही हैं, नॉट फेयर। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं वही हूँ जिसको आपने टक्कर मारी थी। दूसरी तरफ से शरारती अंदाज में कहा गया था। वट, तुम वही ज़राफ़े, तुम्हारी वजह से मैं इतनी परेशान रही। तुम सामने आओ, तुम्हारा सर ना दिया तो कहना। मावी इसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। मिस, ये आप ज़राफ़ा किसे कह रही हैं। आपको कह रही हैं और किसे कहना है। मिस मावी, आप मुझे जानवर से मिला रही हैं। हैरानगी से पूछा गया। क्यों, आप जानवर नहीं। लगता है आपने ड्रोन की थ्योरी नहीं पढ़ी। इंसान जानवर से ही बने हैं, तो आप इंसान बनने के बजाय ज़राफ़े बन गए, तो अब मैंने तो ज़राफ़ा ही कहना है ना। मावी ने आदत से मजबूर होकर तफसील से जवाब दिया। मिस, आपको ड्रोन की थ्योरी फिर कभी एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल मुझे कुछ काम है, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़। ज़राफ़े ने बिना कुछ सुने कॉल कट कर दी थी। मावी का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा था। इसने इसी नंबर पर दोबारा कॉल की, मगर नंबर ऑफ हो चुका था।
आज सुबह से ही मावी अयान के पीछे पड़ी थी कि इसकी बर्थडे आने वाली है, सो इसे गिफ्ट चाहिए। अयान ने चूंकि स्टडी के लिए अब्रॉड जाना था, इसकी फ़्लाइट मावी की बर्थडे से 2 दिन पहले की थी। मावी डियर, तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें बर्थडे पर गिफ्ट दूंगा? एक आफत पैदा हुई थी, इस दिन आफत आने की भी कोई खुशी मनाता है? अयान मासूमाना अंदाज में इसने पूछा। मैं नहीं, तुम आफत हो। वो सारे गिफ्ट्स निकालो जो मैंने तुम्हें दिए थे। मामी ने हिसाब बराबर करना चाहा। अच्छा यार, तुम इन गिफ्ट्स तक पहुंच गई हो। मुझे लगता है ये एक गिफ्ट देने में ही मेरा फ़ायदा है। अयान ने पुरसोच अंदाज में मावी को मज़ीद तंग करने का इरादा कैंसिल किया। बिल्कुल। अब अयान बेटा, अब आप अपनी बहन को भी गिफ्ट दिलवा के लाएं, इसकी पसंद का। मामा ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। याहो, लव यू मामा। और अयान, तुम रुको, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। मावी जल्दी से कहते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। जिस जिस वक्त वो शॉपिंग सेंटर के अंदर दाखिल हुए, 4 बज चुके थे। मावी ने पूरा मॉल घूमने के बाद गोल्ड का खूबसूरत ब्रेसलेट पसंद किया था। अयान ने शुक्र अदा करते हुए पेमेंट किया। अयान, मैं इसे अभी पहन लूँ? मावी ने कहा। मेरी तरफ से जब मर्जी पहनो, बस खुश रहो। अयान ने जवाब दिया। मावी ब्रेसलेट पहनने लगी। इसे बंद करने में मुश्किल हो रही थी। तो तुम नकम्मी ही रहना, कोई काम नहीं कर सकती। अयान ने मावी को शॉपिंग सेंटर के बाहर आकर एकदम रुकते देखकर कहा। वो रुककर ब्रेसलेट बंद करने लगी थी। अयान के बच्चे, तुम खुद नकम्मे हो। अभी वो मजीद बोलने लगती जब अयान बोल पड़ा। मेरे बच्चे कहाँ हैं अभी यार? वैसे मेरे बच्चे अपने पप्पू को देखकर पता नहीं क्या सोचेंगे। छी छी। अयान ने फिर से इसे तंग किया। तुम घर चलो, फिर बाबा को बताऊंगी सब। वो इसे धमकी लगाकर चलने लगी थी। जब इसकी नज़र करीब ही बैठे फ़कीर पर पड़ी थी, इसने अपना बैग खोला और पैसे निकालकर फ़कीर की गोद में रखने लगी। जब इसने चेहरा उठाया था, मावी को एक लम्हे के लिए लगा जैसे इसने इस फ़कीर को कहीं देखा हुआ है। जल्दी आओ मावी, मुझे फिर किसी काम से भी जाना है। अयान ने इसे आवाज़ें देते हुए कहा। वह जाने के लिए मुड़ी। कुछ दूर जाकर इसने पलट कर देखा, वो फ़कीर इसकी तरफ देख रहा था। मावी के देखने पर वो मुस्कुराया था। घर के सामने गाड़ी रुकी। अयान ने किसी काम से जाना था। गाड़ी का दरवाज़ा खोलने के लिए जैसे ही इसने हाथ बढ़ाया, वो सुन होगी ब्रेसलेट इसके हाथ में नहीं था। अयान, मेरा ब्रेसलेट। इसने अयान को मतवजह किया। यही गाड़ी में देखो, गिर गया होगा नीचे। अयान भी देखने लगा। अयान, नहीं मेरा, वो रोने वाली हो गया। अच्छा तुम परेशान ना हो, घर जाकर बैग में देखना, हो सकता है बैग में रख दिया हो। अयान ने इसे तसल्ली दी। मैंने पहना हुआ था, बैग में कैसे जा सकता है? अच्छा यार, मुझे अभी जाना है, जल्दी। तुम परेशान ना हो। ढूंढना ना मिला तो कोई बात नहीं, परेशान ना होना। वो अपनी बहन को अच्छे से जानता था, परेशान होने में वो माहिर थी। ओके जाओ तुम। वो सीधे अपने कमरे में गए। सारा बैग उलट दिया मगर ब्रेसलेट नहीं मिला। रात को डिनर के वक्त अयान घर नहीं आया था। मामा के पूछने पर अयान ने क्या गिफ्ट दिया, वो टाल गई थी। गिफ्ट अभी अयान के पास ही है। इन्हें हैरत हुई थी मगर उन्होंने मजीद नहीं पूछा। डिनर के बाद कमरे में आकर इधर से उधर टहल रही थी। अयान आ ही नहीं रहा था। तभी इसके मोबाइल की बीप बजी। नंबर इसी जराफे का था। मावी को पहले गुस्सा था, सो उसने कॉल कट कर दी। कॉल लगातार आ रही थी। चौथी कॉल इसने रिसीव कर ली। क्या मसला, तुम्हारे साथ शर्म नहीं आती? तुम्हें लड़की को तंग कर रहे हो? वो बिना कुछ सुने गुस्से में बोली। मावी, मिस मावी, एटिकेट्स भी किसी चीज़ का नाम है और तंग में मैं नहीं, आपने मुझे किया हुआ है। दूसरी तरफ भी गुस्सा था या शायद बेबसी। मिसेस जराफे, मैंने क्यों तंग करना है तुम्हें? हद हो गई। अभी जराफा ना कहे, मुझे सोचा था आपका ब्रेसलेट आप तक पहुंचा दूंगा, आप खुद लेने आए आइएगा। जराफे ने जो जवाब दिया था वो हमेशा की तरह फिर से इसे हैरान कर गया था। मेरा ब्रेसलेट आपके पास कैसे आया? इसने फ़ौरन पूछा। जैसे भी आया आ तो गया। अब अगर आपने लेना है तो जो एड्रेस मैं टेक्स्ट करूंगा इस पे कल पहुंच जाइएगा। ये कहकर इसने खटक से फ़ोन बंद कर दिया और मावी वही खड़ी की खड़ी रह गई। वो बहुत परेशान हो गई थी। समर के पास भी नहीं जा सकती थी और इसे परेशान करना भी इसने मुनासिब नहीं समझा था क्योंकि इसकी मामा की तबीयत भी फिर से ख़राब थी। वो ऑलरेडी बहुत परेशान थी। इतनी डिस्टर्बेंस में से नींद भी नहीं आ रही थी। वो यूं ही बेड पर लेट गई। सुबह उठकर इसने सबसे पहले सेल देखा। रात को जाने किस पहर इसे नींद आ गई आई थी। जगह का नाम और एड्रेस मैसेज बॉक्स में मौजूद था। इसने एक पल को सोचा और उठ गई। 9 बजे से मतलूबा जगह पहुंचा था और पौने 8 हो चुके थे। 9:05 पर उस जगह पर पहुंची। ये एक होटल था। वो 15 मिनट इंतजार करती रही मगर जराफे का कहीं नामो निशान नहीं था। उसने इस नंबर पर कॉल करने के लिए मोबाइल उठाया था कि साल बज उठा था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम, सर का पैगाम पहुंचाना था, इन्हें एजेंसी जाना पड़ गया। सो वो आपका काम नहीं कर सके। दूसरी तरफ से प्रोफेशनल तरीके से इससे बताया गया। व्हाट डू यू मीन नहीं आ सकते? पिछले आधे घंटे में मैं इंतज़ार कर रही हूँ यहाँ और आप कह रहे हैं कि वो नहीं आ रहे। आप जो भी हैं अपने सर को कह दीजिएगा मेरा ब्रेसलेट मुझे वापस कर दे वरना कत्ल कर दूंगी इनका। इसने अपना सुनाकर कॉल बंद की और वहाँ से उठ खड़ी हुई। घर पहुंची तो एक शॉकिंग न्यूज़ इसकी मदद से थी। मामा ने इसे अपने कमरे में बुलाया था। जी मामा, आपने बुलाया? आप बेटा यहाँ बैठो। उन्होंने इसे अपने पास बैठाया। देखो बेटा, अब तक हमने हमेशा आपकी बात मानी है, हम मजीद भी आपकी ही सुनते हैं मगर हम
अपनी ख्वाहिश के हाथों मजबूर हो गए, आप हमारी मजबूरी समझिएगा। उन्होंने इसके हाथ पकड़ते हुए कहा, ऐसी क्या बात होगी मामा, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? इसने हैरानगी से पूछा। बेटा आपको पता तो है फ़ारूक साहब का, उन्होंने अपने बेटे के लिए आपका प्रपोज़ल दिया है, बहुत अच्छी फैमिली है, सोच विचार के बाद हमने इन्हें हाँ कर दी। इस जुमे को वो आपको मंगनी की अंगूठी पहनाने आ रहे हैं। खदीजा बेगम ने नपे तले अंदाज में अपना मदा बयान किया। मामा आप ऐसे कैसे कर सकती हैं, जबकि आपको मालूम है कि अभी शादी नहीं करना चाहती मैं। वो सदमे से बोली, मावी ये हम सब की ख्वाहिश है कि आप जल्द से जल्द अपने घर की हों। आया ने तो अब्रोड चले जाना है, फिर मैं और आपके बाबा हज के लिए जाना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हमारी ख्वाहिश का एहतराम करेंगे। उन्होंने पुरयकीन लहजे में कहा। मामा वो कुछ कहना चाहती थी मगर आंसू ने कुछ कहने नहीं दिया। मावी बेटा अगर कोई मसला है तो मुझे बताएं, क्या आपको कोई और पसंद, आप किसी और को पसंद करती हैं? वो इसके रोने से परेशान हो गई थी। मावी ने एकदम सर उठाया। मामा ये बात नहीं है, मैं बस अभी शादी नहीं करना चाहती, मुझे अपने मुल्क के लिए कुछ करना है। आप कोई और मतलब ना लें प्लीज़। खदीजा बेगम पुरसुकून हो गई, वरना इसके रोने से वो परेशान हो गई थी। बेटा ये कोई बड़ी बात नहीं है, फ़ारूक साहब की फैमिली ब्रॉड माइंडेड है, वो आपको कुछ भी करने से नहीं रोकेंगी। लेकिन मामा इसने कुछ कहना चाहा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, आपको ये रिश्ता नहीं मंजूर तो आप ना करके हमारी बेइज्जती करवा सकती हैं। खदीजा बेगम ने बात ख़त्म की। नहीं मामा मैं भला आपकी इंसल्ट कैसे होने दूंगी, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। मामी ने आंसू साफ करते हुए किस दिल से कहा था ये सिर्फ वही जानती थी। खदीजा बेगम ने इसे सीने से लगा लिया। कमरे में आकर वो रोने में मसरूफ़ हो गई थी जब मोबाइल की आवाज़ ने इसे अपनी तरफ मतवज्जो किया। अननोन नंबर से कॉल आ रही थी, इसने कट कर दी। फिलहाल वो सिर्फ रोना चाहती थी। कितना कुछ सोचा था इसने अपने फ्यूचर के बारे में। एनजीओ बनाएगी जिससे वो अपने मुल्क की खिदमत करेगी। बाबा से इसने बात की थी और उन्होंने इजाज़त भी दे दी थी, मगर 2 साल बाद का कहा गया था। मगर अब वो इस वक्त समर आई थी। मावी यार तुम कितनी बदतमीज़ हो, समय दरवाज़ा खोलते कहा और अंदर का मंजर देखकर दहल गई। मावी बेड के पास बैठकर जोर शोर से रो रही थी। मावी क्या हुआ? समर का इतना कहना था कि मावी इसके गले लगकर रोने लगी। समर मुसलसल चुप करवा रही थी, आखिर बड़ी दिक्कतों से वो चुप हुई थी। अब मुझे बताओगी कि क्या हुआ है? समर ने इसके हाथ पकड़ते हुए कहा। मामा ने मेरा रिश्ता फाइनल कर दिया है। समर मावी फिर से रोना शुरू हो गई। तुम पागल हो, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? समर ने हैरान होते हुए कहा। तो समर तुम सब जानती, मैं अपने मुल्क और इसके लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मावी ने समर की तरफ देखते हुए कहा। मावी तुम ख्वामख्वाह इमोशनल हो रही हो सकता है तुम्हारे ससुराल वाले कोऑपरेटिव हों। समर ने समझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं है। अब तुम रोई ना, तुमसे बुरा कोई नहीं होगा। समर ने भी धमकी दी, तुमसे बुरा कोई है भी नहीं। मावी ने आंसू साफ करते हुए जवाब दिया। समर ने इसे थप्पड़ लगाते हुए गले से लगा लिया। समर के जाने के बाद वो चाय बनाने के लिए निकली थी जब अयान से सामना हुआ। हेलो आफत की पुड़िया, कैसी हो? अयान ने इसके बालों को खींचा। अयान सुकून से रहो, मेरा मूड नहीं लड़ने का। वाह कभी कभी याद हो तुम्हें, लड़ने से मेरा मूड देखा तुमने? अयान दुबदू बोला, फिर इसकी तरफ गौर से देखने लगा। क्या हुआ मावी, तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई हैं? अयान ने इसे अपने पास सोफे पर बैठाते हुए कहा। ओह कहीं तुम ब्रेसलेट की वजह से परेशान तो नहीं हो? मिला नहीं क्या? नहीं मिल गया है ब्रेसलेट, मावी ने गड़बड़ाते हुए कहा। तो फिर क्या हुआ है? कुछ नहीं, दोपहर में ज़्यादा सोई थी तो शायद इसलिए। अच्छा कोई परेशानी तो नहीं? अयान ने यकीन दहानी चाहिए। अयान तुम तो पीछे ही पड़ गए हो, चाय बनाने आई थी, मैं बना लूँ, तुम पियोगी? इसने बात बदली। नहीं मुझे फ्रेंड्स के साथ डिनर करना है, मैं जाने लगा हूँ, तुम्हें देखकर रुक गया था। अयान ने इसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। अकेले के लिए डिनर कभी बहन को भी पूछ लिया करो। मावी ने इसे जाते हुए देखकर कहा। तुम्हारे लिए आइसक्रीम ले आऊँगा, लेट हो गया तो फ्रिज चेक कर लेना सुबह। और अब अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, जल्दी घर आना। मावी ने इसे तायद की। अच्छा भी अम्मा। वो जाते जाते बी से छेड़ने से बाज नहीं आया था। मावी मुस्कुरा कर रह गई थी। डिनर के बाद वो अपने कमरे में आई। इसकी नज़र अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स पर पड़ी। आर्मी के जवान सीना तान कर खड़े थे। इसके आंसू फिर से निकलने लगे। काश वो भी इसके साथ मिलकर इस मुल्क के लिए कुछ कर सकती। जूं जूं वो सोच रही थी, इसके रोने में भी तेजी आती जा रही थी। वो न जाने अपनी शुगल कितनी देर तक जारी रखती। मोबाइल की आवाज़ ने इसके रोने में खलल डाल दी। मिस्टर ज़राफ़ा नंबर देखकर इसे अपने ब्रेसर याद आ गया। मावी ने फ़ौरन कॉल अटेंड की। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? नहायत खुशगवार लहजे में पूछा कि मेरी बात सुनो ज़राफ़े, तुम खुद को क्या समझते हो कौन तुम? तुम्हारी वजह से मुझे आधा घंटा होटल में ज़लील होना पड़ा, आखिर चाहते हो क्या? मावी गुस्से से फट पड़ी। पहली बात आपने आधे घंटे नहीं 20 मिनट वेट किया था, जिसके लिए मैं माज़र ख्वाह हूँ। दूसरी बात आप रो क्यों रही हैं? सब ठीक है ना? इसने आखिर में परेशानी से पूछा था और मावी ने आंसू फिर से स्टार्ट हो गए थे। वो साजन नबी के सामने रोना नहीं चाहती थी मगर कंट्रोल नहीं कर सकी। मावी प्लीज़ आप मुझे परेशान कर रही हैं, क्या बात है? इसकी परेशानी से भरपूर आवाज़ आई। मेरा रिश्ता तय हो गया, मावी ना चाहते हुए बता गई। दूसरी तरफ गहरी खामोशी छा गई थी। मावी मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। गहरी खामोशी के बाद गंभीर आवाज़ सुनाई दी थी और कॉल कट दी थी। मावी को खुद पे गुस्सा आने लगा। क्यों अजनबी इंसान से अपना इतना पर्सनल मैटर शेयर किया? गुस्से के आलम में ही वो कंबल तान कर लेट गई थी। सुबह नाश्ते के टेबल पर बाबा इसे बहुत प्यार से अपना पॉइंट समझाया था। मेरे बेटे ने अब टेंशन नहीं लेनी, अगर फिर भी टेंशन लेनी है तो बता दो, मैं इस रिश्ते से इनकार कर देता हूँ। उन्होंने रसानी से कहते हुए मावी को देखा और मावी की नज़र बेख्तियार मामा की तरफ उठी थी जो सख्त तासुरात लिए से ही देख रही थी। नहीं बाबा अब बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, मावी ने मुस्कुराते हुए कहा। इसका मतलब है हमारी चुड़ैल सी बहन अपने ससुराल जाने वाली है। अयान जो कब से खामोश था आखिरकार बोल उठा। बाबा इसे समझा लें, देखिए मुझे चुड़ैल कह रहा है। मावी ने बाबा से मदद चाहिए। अयान चुप कर जाओ यार, मेरी बेटी को ना तंग करो, ये तो हमारी प्यारी सी चिड़िया है। उन्होंने प्यार भरी नज़रों से मावी को देखते हुए अयान को
सरनिश की। अगर आप लोगों की बातें ख़त्म हो गई हों तो मेरी बात पर तवज्जो फरमाइएगा। खदीजा बेगम ने तीनों को मत तवज्जो किया। जी जी बेगम और शाह फरमाया, सारी उम्र आपकी ही तो सुनी है, इस उम्र में आपकी तरफ तवज्जो ना दी तो कहाँ जाएंगे। कमर साहब ने मसनूई बेचारगी से कहा। यहाँ मावी दबी दबी हंसी हंसने लगे। बस बस आप तो रहने दीजिए मावी, तुम समय के साथ जाके आज से ही अपनी शॉपिंग शुरू करो। आज मंगल है, बाकी 2 दिन ही बचते हैं, आज से तैयारी शुरू होगी तो कुछ होगा। खदीजा बेगम ने तफसीलन बताया। मामा इतनी जल्दी? मावी की ज़बान फिसली। कोई जल्दी नहीं, आपको सब पहले बता चुके हैं हम। समर की मामा से भी बात कर ली है, आप दोनों अपनी पसंद से शॉपिंग कर लो, बाकी मैं संभाल लूंगी। नाश्ते के बाद मेरे कमरे में आना, कुछ दिखाना है तुम्हें। उन्होंने बात खत्म की, उठ कर खड़ी होगी। जी मामा। मामी ने अदब से कहा और नाश्ता खत्म करने लग गई। नाश्ते के फौरन बाद उठकर वो मामा के रूम में आ गई। उन्होंने इसके सामने खूबसूरत डायमंड साड़ी रखा। सेट की चमक दमक से इसकी आंखें चुंधिया गई। मावी ये आप देख लो, अगर आपको पसंद है तो यही पहन लेना, वरना कोई और देख लीजिएगा। खदीजा बेगम ने सेट इसके हाथ में पकड़ाया। कोई और क्यों मामा, यही बेस्ट है, इसने सेट पर हाथ फेरते हुए कहा। जैसे आपकी मर्जी, और ड्रेस सिंपल ना लेना, एंगेजमेंट है तुम्हारी तो इसी हिसाब से लेना। उन्होंने मावी को ताकीद की। जानती थी कि बेटी को हमेशा सिंपल ड्रेस ही अच्छे लगते हैं। जी मामा, समय साथ होगी ना तो वो देख लेगी, इसकी पसंद और आपकी पसंद मिलती जुलती है। हाँ ये तो ठीक कहा। खदीजा बेगम भी मुस्कुराई। मामा, शॉपिंग पे आप भी साथ चलती तो ज़्यादा अच्छा था। मावी ने इनकी तरफ देखा। नहीं बेटा आप जाओ, मुझे बहुत से काम करने हैं, वरना ज़रूर चलती। वो ये कहकर फिर से अलमारी में मसरूफ़ हो गई थी। मामा मैं जाऊँ? हाँ हाँ आप जाओ, थोड़ा आराम कर लो, दोपहर को फिर शॉपिंग पे भी जाना। वो कहते हुए उन्होंने पैसे की तरफ बढ़ाए। पैसे कम हुए तो बता देना। ओके मामा। मावी पैसे पकड़े और चल दी। इसने पहली दफ़ा इसे तब देखा था जब वो अपनी फ्रेंड के साथ बातें करते हुए आ रही थी। नजरें इससे हटने को इनकारी थी। ओवर वाइट जीन्स के ऊपर लॉन्ग शर्ट, लॉन्ग पर्पल शर्ट और दुपट्टा लिए हुए इससे दुनिया की मासूम तरीन लड़की लगी थी। वो इसे देखने में इतना महवा था कि कब वो इसे टकराई पता ही नहीं चला। वो जब इस पे गुस्सा हो रही थी तब वो सिर्फ इसी की आंखें देख रहा था, बुरी आंखें जिन पर लबानी पलकें साया फगन थी। इसने दूर ही इसे देख लिया था कि इसे मुस्कुराने पर डिब्बल पड़ता था। वो नेचर वाइज बहुत गुस्सैला था। इसके अंडर काम करने वाले सब इससे डरते थे, मगर वो इसे नॉन स्टॉप बोलती लड़की पर गुस्सा नहीं कर सकता था। इसकी दोस्त इसे ले गई थी, वहां से वो दूर तक जाते हुए इसे दिखता रहा, हालांकि इसे लेट हो रही थी। जैसे इसे एहसास हुआ वो जाने के लिए मुड़ा था कि इसकी नज़र आईडी कार्ड पर पड़ी। मावी कमर वो मुस्कुराया, यानी कुदरत भी चाहती थी कि वो इससे बात करे। इसने आईडी कार्ड वॉलेट में डाला और चल दिया। इसको नंबर निकलवाना इसके बाएं हाथ का खेल था। बाद में इसने मावी कमर को कॉल करके बता दिया था कि इसका आईडी इस तक पहुंच जाएगा। ये अलग बात थी कि वो सब कुछ इसे अपने असिस्टेंट से करवाना पड़ा था, क्योंकि वो खुद शहर से बाहर था। वो लड़की इसके हवासों पर सवार हो रही थी। ऐसा नहीं था कि वो कोई नज़रबाज या दिल फेंक लड़का था। इसकी तो फ्यूचर प्लानिंग में कहीं भी लड़की या शादी नहीं थी। इसने अपने दिल को समझाया। दूसरी मुलाकात भी अजीब हालत में हुई थी। वो अपने काम के लिए रूप धार कर बैठा था। जब इससे इसकी आवाज़ का गुमान हुआ, से सर उठाकर देखा, वो वही थी। ब्लैक जीन्स और नेवी ब्लू शर्ट हमरा दुपट्टे के। वो शायद इसका भाई था जिससे लड़ने में मसरूफ थी। वो ज़्यादा देर इसकी तरफ नहीं देख सकता था, सो नज़र झुका के इसकी नज़रें नीची थी। जब जब उसके इस तक आई और इसकी गोद में पैसे रखे, उस सर उठा कर से देखने लगा, मगर ये सिर्फ एक लम्हे के लिए था और मावी को वही लम्हा हैरान कर गया था। वो जानता था कि इसे गुमान हुआ होगा कि इससे पहले भी इसने मुझे देखा हुआ है। वह शायद कुछ पूछ रही थी, मगर इसके भाई ने आवाज़ दी थी और वो चली गई। इसके जाने के बाद इसे इसका ब्रेसलेट नजर आया जो इसके नज़दीक ही पड़ा हुआ था, गोल्ड का वो कीमती ब्रेसलेट। अपनी कीमत खुद बता रहा था। इसने ब्रेसलेट अपनी जेब में डाल लिया। पागल लड़की, बस लड़ना जानती है। वो मुस्कुराया था। वो जानता था मावी परेशान हो गई, इसलिए पहले ही फुर्सत में कॉल करके बताना चाहा कि ब्रेसलेट मिल जाएगा इसे, मगर इसने ज़राफ़ा कहकर इसे गुस्सा दिला दिया था। इतना खूबसूरत इंसान को जब कोई ज़राफ़ा से मिलाएगा तो इसे गुस्सा ही आना है। वो इससे मिलना चाहता था, एक नज़र देखना चाहता था, इसलिए इसने होटल का एड्रेस सेंड कर दिया, मगर अपनी जॉब की मुसीबत की वजह से इसे अचानक से आउट ऑफ सिटी जाना पड़ा। इसने फिर अपने सिस्टर की मदद ली। गो कि ये ऑर्डर ऑकवर्ड लग रहा था, मगर वो इसे इंतजार भी नहीं करवाना चाहता था, लेकिन सिस्टर को ज़रूरी काम की वजह से देर हो गई और इसे 20 मिनट इंतजार करना पड़ा। वापस आकर इसने टाइम निकाला, जो कि बहुत मुश्किल काम था आजकल इसके लिए, और इसे कॉल की। इसका ख्याल था कि इससे बात करके हमेशा की तरह इसका माइंड फ्रेश हो जाएगा, मगर वो नहीं जानता था कि इसे जो कुछ सुनने को मिलेगा वो इसे मज़ीद परेशान कर देगा। सोच कर इसका दिमाग फट रहा था। इसकी जैसे जॉब थी, वो नहीं चाहता था कि किसी और की ज़िंदगी भी अपनी जॉब की वजह से ख़राब करे, मगर ये दिल बार बार मच रहा था। वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचने दे रहा था। इसे आज से पहले कभी भी इतनी बेबसी महसूस नहीं हुई थी। जब भी जॉब से भी वो 2 घंटे की छुट्टी लेकर आया था, बहुत सोच विचार के बाद इसने फैसला कर लिया था। जितना खतरनाक इसका काम था, इसके मुताबिक वो कभी भी किसी दूसरे इंसान को ज़िंदगी में शामिल करने की इजाज़त नहीं देता था। रही बात मोहब्बत की, तो इसकी खैर है, जब सामने इश्क हो तो मोहब्बत का दिल कड़ा करके गवा दिया जा सकता है। इसका मुल्क
इसका इश्क था, जुनून था, वो अपने मुल्क के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। ऐसे में वो किसी और को अपनी ज़िंदगी में कैसे शामिल कर सकता था। फैसला हो चुका था, ये फैसला मुश्किल था मगर हो चुका था। आम इंसान के लिए ऐसा फैसला करना नामुमकिन था, मगर वो आम नहीं था, वो इस मुल्क का शेर जवान था, वो कैप्टन हुज़ैफ़ा कियानी था। समर और मावी शहर के सबसे अच्छे शॉपिंग मॉल में जिस वक्त दाखिल हो रही थी, घड़ी की सुइयां 2 बजा रही थी। समर इसी से डिस्कस कर रही थी कि ड्रेस किस कलर का कैसा होना चाहिए। समर के लिए अकेले ही बोली जा रही थी, जबकि मावी का शॉपिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो इधर उधर वैसे ही देख रही थी। जब इसकी नज़र एक साइड से आते 4-5 लोगों पर पड़ी, वो पांचों आदमी थे। इनमें से एक जो सबसे आगे था वो पीछे आने वालों का बॉस लग रहा था। ब्लैक शरारा कमीज जिसे दोनों के तरफ के कफ को मोड़ा गया था, बिलाशुबा शख्स पर बहुत जच रही थी। वो इसका साइड पोज ही देख पा रही थी, दराज कदर, इसके चलने का अंदाज। क्या कभी किसी को ब्लैक कलर इससे भी ज़्यादा जच सकता है? नहीं, कभी नहीं। वो इसको देखे गई, एकदम से इनका रुख मुड़ा था और वो इसके बिल्कुल सामने से गुजर गया था। मावी इसकी पुश देखती रहेगी। जब एकदम से माइंड में कुछ क्लिक हुआ, ये तो वही थी, वो जानती थी इसे, मगर इसका नाम ज़राफ़ा, मिस्टर ज़राफ़ा। वो वहीं से आवाज़ें देने लगी। बिना कुछ सोचे वो इसके पीछे तकरीबन भाग रही थी। तभी इन पांचों में से एक रुक गया। बाकी मैनेजर के रूम की तरफ चले गई। मिस, आप फिलहाल इस तरफ नहीं जा सकती। इसने मावी के बढ़ते कदमों को रोका। लेकिन क्यों? मावी ने हर से पूछा। मिस, वहाँ मीटिंग है, सो आम लोगों की इजाज़त नहीं है इस तरफ जाने की। देखिए, आप इन्हें बताएं, वो जो अभी आपके साथ थे, सबसे आगे मैं हूँ। मावी देखिएगा, वो इजाज़त दे देंगे। इससे जाने क्यों? यकीन था कि उसे ज़रूर मिलेगा। मिस, उन्होंने ही मना किया है कि आपको रोक दूँ आगे जाने से। अब आप टाइम वेस्ट ना करें मेरा और जाएं यहाँ से। आखिर में इसने सख्त लहजे में कहा था। मावी का दिल एकदम से टूटा था। आंखों में आए आंसू को अंदर धकेलती हुई जाने के लिए मुड़ी थी, जब इसे अपने पीछे खड़ी समर दिखाई दी। मावी नजरें चुरा के समर ने इसका हाथ पकड़ा और कॉफी शॉप पे ले आई। बाब मावी मुसलसल नजरें नीचे किए बैठी थी। ये सब क्या था मावी? आखिर समर ने पूछ लिया। वो समर, ये वही था जो इस दिन मुझसे टकराया था। तो मावी, दिन में हमारा दर्जनों अजनबी से वास्ता पड़ता है क्या? हारे के पीछे हम ऐसे ही भागते हैं? असल बात बताओ। समर ने इसका चेहरा ऊपर करके बोला। मावी के पास कोई ऑप्शन नहीं बची थी, सो इसने आईडी कार्ड से शुरू होकर ब्रेसलेट के गुम होने तक सारी बात बता दी थी। समर सन्नाटे में आ गई थी। मावी, ये शख्स कौन है? थोड़ा सा भी जानती हो इसे? कहाँ से नंबर मिला इसे? तुम्हारा ब्रेसलेट कहाँ से मिल गया? समर ने सवालात का अंबार इसके सामने रख दिया। मुझे कुछ नहीं पता। मावी ने फिर से नजरें झुका ली। ओ माई अल्लाह मावी, तुमने इससे कुछ भी नहीं पूछा, इसका नाम तक नहीं हो, तो फिर तुम्हें कैसे यकीन हो गया कि वो तुम्हें पब्लिक प्लेस पर पहचान जाएगा? यूं तमाशा लगाने का क्या फ़ायदा? जानती भी हो कितने लोग तुम्हारी तरफ देख रहे थे। मैं कुछ नहीं जानती, चलो घर चलते हैं। मावी फ़ौरन घर जाना चाहती थी। जानती थी वो यहाँ वो रो नहीं सकती और इस वक्त इसका दिल बहुत रोने को चाह रहा था। वो कैसे इससे मिलने से इनकार कर सकता था? इसने तो इसे पहचाना भी नहीं था। बिना शॉपिंग किए घर चली जाए। समर की आवाज़ से दोबारा हकीकत की तरफ मतवज्जो किया। हाँ, मामा को कह दूंगी, तबीयत ठीक नहीं मेरी, वो कहते हुए उठ खड़ी हुई थी। समर भी कुछ सोचते हुए इसके पीछे चलने लगी। घर पहुंचते ही वो अपने कमरे की तरफ चली गई। समर अभी गाड़ी से निकली ही थी कि चौकीदार ने इसे बताया कि इसके घर मेहमान आए थे। वो गेट से ही अपने घर चली गई, क्योंकि निमरा भी घर नहीं थी और मामा की तबीयत भी ठीक नहीं होती थी। मावी कमरे में जाकर जोर शोर से रोने लगी। इसका ख्याल दिल से जा ही नहीं रहा था और फिर इसकी बेरुखी वो जाने कितनी देर रोती रही थी। रोने के बाद इसका सर बहुत दर्द कर रहा था। वो उठी और किचन में आकर चाय बनाने लगी। मुलाजमान से पूछने पर पता चला कि खदीजा बेगम घर पे नहीं थी। वो चाय लेकर कमरे में आई और 2 टैबलेट्स ली और चाय के साथ ली और लेट गई। इसे सोए हुए काफ़ी देर हो गई थी जब मुलाजमा ने आकर इसे उठाया और बाबा का पैगाम दिया कि डिनर करने का इसका दिल तो नहीं चाह रहा था, मगर अभी मामा के सामने भी पेश होना था। सो मुँह हाथ धोकर बाहर चले। अस्सलाम वालेकुम, इसने मुश्तका सलाम किया। वालेकुम सलाम, कैसी मेरी बेटी? रज्जो बता रही थी कि तुमने मना किया हुआ उठाने से, तुम्हारी तबीयत ख़राब थी। बाबा ने इसके बैठते पूछा। जी बाबा, सर में बहुत दर्द था, इसलिए मैं शॉपिंग भी नहीं कर पाई। इसने चोर नज़रों से मामा की तरफ देखते हुए कहा। कोई बात नहीं, आप रेस्ट करो, समर ने मुझे बता दिया था कॉल करके। सो मैं आपका ड्रेस लेकर आई हूँ, बाकी चीज़ें भी आज ले आऊँगी। खदीजा ने बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू मामा। मावी ने सुकून का सांस लिया। आप भी से शॉपिंग नहीं करनी, चले खाना शुरू करें। खदीजा बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। डिनर करने के बाद वो रूम में आई और चेयर पर बैठकर आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही इसके सामने ब्लैक ड्रेस में मबलूस वो शख्स लहराए जो किसी रियासत का शहजादा लग रहा था। इसने फौरन आंखें खोल ली। ये मुझे क्या हो रहा है? वो सर पकड़ कर बैठ गई। फिर कुछ याद आने पर वो फौरन बेड के साइड टेबल तक गई और सेल उठाया और इससे कॉल करना चाहती थी, मगर क्यों नहीं मावी, यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ। वो तुम अब किसी और के नाम होने जा रही हो। प्राइम मर्द से बात करना गलत है। दिमाग ने इसे अलर्ट किया, मगर दिल कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। वो अभी इसी कश्मकश में थी कि मोबाइल की स्क्रीन रोशन होने लगी। मिस्टर ज़राफ़ा कॉलिंग, नाम जगमगा रहा था। इसने कॉल अटेंड की। हेलो मिस मावी, कुछ सेंस है आप में? अकल किसे कहते हैं जानती हैं आप? हद हो गई, मुझे लगता है आपका दिमाग ख़राब है। आपको इतने भी मैनर्स नहीं है कि किसी अजनबी के पीछे नहीं भागते, वो भी यूँ पब्लिक प्लेस पे। इसको हेलो के जवाब में इसने अपने सारे दिन का गुबार निकाला था, मगर मैंने तो बस वो इतना
गुस्सा सहने के बाद कुछ बोलने के काबिल ना रही। क्या मैं तो बस हाँ जवाब दें? आप छोटी बच्ची नहीं है जिसे हर बात समझानी पड़े। मेरा दिमाग खो रहा है वो सब सोच सोच के। मैंने तो बस अपने ब्रेसलेट का पूछना था। इसके दिमाग ने थोड़ा सा काम किया। अरे वाह, ये तो मैं भूल ही गया था। क्या तुक थी इस आदमी से ब्रेसलेट का पूछने की। मावी कमर हद होती है बेवकूफ़ी की। वो फट पड़ा था। मावी को समझ नहीं आ रही थी कि वो इतना गुस्सा क्यों हो रहा है। मेरा ब्रेसलेट मुझे वापस करें, इसने आंसू साफ करते हुए कहा था। दूसरी तरफ हुज़ैफ़ा को अंदाज़ा हो गया था वो रो रही है। वो झंझला गया। मैं खा नहीं जाऊँगा आपका ब्रेसलेट। और खैर छोड़े, आपने मुझसे रब्ता नहीं करना। स्पेशलिस्ट नंबर पर फ्री होकर ब्रेसलेट पहुँचा दूँगा। आप तक अल्लाह हाफ़िज़। वो अपना सुनाकर कॉल बंद कर चुका था और मावी ने जिसे शक था कि वो आदमी झूठ बोल रहा है और भला इससे मिलने से क्यों मना करेगा, वो अब ज़ोरों कतार हो रही थी। गुस्सा होने वाली बात थी, इससे गलत हरकत की, मगर आराम से भी कहा जा सकता था। मावी रोते हुए सोच रही थी, मैं क्यों खामोश से इतना कुछ सुनती रही। लगता है वो मेरा जो मुझ पे गुस्सा हो रहा था। आंसू साफ करते हुए इसने सोचा था, मगर दिल ये बात मानने से इनकार था। इस वक्त इसे अंदाज़ा हुआ था किस का दिल इस शख्स को सबसे ऊंची मसनत पर बढ़ा चुका है। और ये बात इसने सोचा था कि वो मावी का ब्रेसलेट आज इस तक पहुंचा देगा, मगर एजेंसी इसे इस शख्स के पास जाना पड़ अर्जेंटली इस शख्स के पास जाना पड़ के जिसके खिलाफ वो सबूत इकट्ठे कर रहा था। ये एक पूरा गिरोह था जो शहर के मेन एरिया में धमाका करने की प्लानिंग कर रहा था। इनके प्लान के मुताबिक धमाके में इस वक्त करना था जब गैर मुल्की वफद ने पाकिस्तान आना था। कैप्टन हुज़ैफा अपने यूनिट को बेहतरीन जवान था सौंपा था। शुरू में सब को यही था कि ये ग्रुप बस मुल्क में दहशतगर्दी करवाना चाहता है, मगर जैसे जैसे हक़ाइक़ सामने आ रहे थे वैसे ही इन पर इंकशाफ हुआ कि ये ग्रुप खुफिया एजेंसी से एक फ़ाइल भी चुराना चाहता है जिसमें वतन पाक के अहम राज थे। अब इन्हें इन दरिंदों से ज़्यादा मुताद होकर लड़ना था। इसी सिलसिले की एक कड़ी मिस्टर जवाद थे जो कि शहर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल के मालिक थे। हुज़ैफा जिस वक्त इनसे मिलने आए थे इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि मावी वहाँ मिल जाएगी। इसने इसे शॉपिंग मॉल में दाखिल होते देख लिया था, इसलिए इसने वो रास्ता अख्तियार किया जहाँ से वो मावी की नज़र से दूर ही रहता। मगर शोमी किस्मत मावी और इसकी दोस्त इनकी तरफ ही आ रहे थे और अब इसके सामने से गुजरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। वो सख्त तासुरात लिए इसके सामने से गुजर गया था और इसे अंदाज़ा था कि वो इसे पहचान लेगी, मगर इसने नहीं सोचा था कि वो यूँ भागती हुई इसके पीछे आएगी। वो इस बेवकूफ़ लड़की को किसी भी किस्म के नुकसान से बचाना चाहता था, मगर ये लड़की इसने अपने सिस्टर को कहा कि उस लड़की को रोके। इसके पीछे आने से ये इसकी मजबूरी थी। वो नहीं चाहता था कि मावी इसके दुश्मनों की नज़र में आए, मगर इसकी बात मॉल के मैनेजर ने सुन ली थी जो इनके साथ बाहर से ही आ रहा था। आप सर से मिलने इसको मैं रोक देता हूँ, मॉल के मैनेजर ने कहा। हुज़ैफा ने एक नज़र घड़ी पर डाली। इसे देर हो रही थी, सो इसने इस बात में सर हिलाया। जवाद मलिक से बात करते हुए इसे अंदाज़ा नहीं था कि वो उसे ऐसा कुछ कहेगा। हुज़ैफा सर, वो जो लड़की अभी आपके पीछे आ रही थी काफ़ी खूबसूरत है। मलिक मकरूम मुस्कुराहट के साथ बोला। हुज़ैफा की रगे तनगी, तुम अपनी और मेरी बात करो, किसी तीसरे को दरम्यान में मत लाओ। हुज़ैफा ने इसे वार्न किया। जी, जब सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। डियर हुज़ैफा सर, तुम मेरे बॉस के खिलाफ सारे सबूत वेस्ट कर दो, मैं तीसरे को दरम्यान में नहीं लाऊंगा, वरना जवाद मलिक ने बात अधूरी छोड़ दी। हुज़ैफा की बर्दाश्त खत्म हो गई। इसने जवाद मलिक को कॉलर से पकड़कर कुर्सी से उठाया। जवाद मलिक, मैं आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ, इसकी तरफ नज़र उठाकर भी देखा तो आंखें फोड़ दूंगा तुम्हारी। जहाँ तक पाशा की बात है तो इसे अब मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। सुना तुमने? हुज़ैफा ने कहते हुए उसका कॉलर छोड़ा और बाहर निकल गया। सारा दिन इस बात को लेकर वो परेशान रहा। वो जानता था कि जवाद मलिक को ये बात पता चली है तो पाशा को भी मालूम हो जाएगा और पाशा किसी भी हद तक जा सकता है। सोच सोच कर इसकी रगें फटने लगी थी। वो जिस चीज़ से मावी को बचाना चाहता था, इस बेवकूफ़ ने इस चीज़ का इसके दुश्मनों को मौका दे दिया था। रात को फ्री होकर इसने मावी को कॉल किया और सारा गुस्सा उतारने लगा, मगर इसकी रोई हुई आवाज़ ने पीछे से बेबस कर दिया था। बात करते हुए एकदम से इसके ज़हन में झमाका हुआ, पाशा इसका नंबर ट्रैप करवा सकता था। ऐसे सूरत में मावी से बात करने का मतलब था इसको नुकसान पहुंचाना, इसलिए इसने जल्दी से अपनी बात मुकम्मल की और उससे रब्ता करने से मना कर दिया। वो उसे हर किस्म के नुकसान से बचाना चाहता था, मगर हमेशा वही नहीं होता जो इंसान चाहे। अगले दिन सुबह से इसे सुस्ती और उदासी ने घेरा हुआ था। दोपहर में अयान आया था इसके पास। मेरी सोनी चुड़ैल बात सुनो। इसने आते ही मावी को तंग किया। अयान, तमीज़ से बात करो, क्या करो, पूरे 5 मिनट बड़ी हूँ तुमसे। मावी ने रौब जताया। हा हा बड़ी, और तुम वो भी मुझसे? हा हा, शक्ल देखो, मेरे सामने चुटकी लगती हो। आई बड़ी बनने वाली। अयान ने नाक से मक्खी उड़ाई। तुम जलते ही रहना मेरी जूती से। मावी ने इसे कुशन मारते हुए कहा। अच्छा ना, बस अब सीरियस फायर करते हैं। अयान ने कुशन की कैच कर ली थी। तुम बताओ आज घर किस खुशी में नजर आ रहे हो? डियर चुड़ैल, और सॉरी मेरा मतलब था डियर बहन, बड़ी बहन नहीं। नहीं, ये अजीब लगता है। आया ने अपनी बात की नफ़ी की। डियर बी अम्मा, मैं ये कहने आया था कि बर्थडे गिफ्ट तो ले लिया, एंगेजमेंट गिफ्ट कब लेना है? मावी को फिर से ब्रेसर याद आ गया। समझता क्या है खुद को हूँ, अभी कॉल करूंगी। होश ठिकाने ना लगा दिए तो कहना। इसने दिल में सोचा। ओ हेलो, कहाँ खो गया? यानी इसके सामने चुटकी बजाई। कुछ नहीं, तुम एंगेजमेंट पे ही मुझे गिफ्ट देना, अब की बार अपनी पसंद का देना। आया ने मुस्कुरा दिया। ओके, मैं चलता हूँ, बाबा ऑफिस बुला रहे हैं। मैंने सोचा पहले तुमसे पूछ लूँ, फिर इस हिसाब से टाइम मैनेज कर लूँगा। ओके, बाबा को कहिएगा कि जल्दी घर आए। आई एम मिसिंग हिम। अच्छा भी अम्मा। मावी ने कुशन उठाया ही था कि यान कमरे से भाग गया। इसे अपनी आफत की पुड़िया से बहुत प्यार था। इसे
अब इसे अपनी गुड़िया यानी आफत की पुड़िया के लिए गिफ्ट सोचना था। यहाँ के जाते ही मावी ने इजाफा को कॉल मिलाई मगर से अटेंड ना की, 1 2 बार 3 बार और फिर चौथी बार कॉल अटेंड कर ली कि 1 मिनट में बताओ क्या कहना है। बड़े ही मसरूफ अंदाज में पूछा गया था। वो मुझे ब्रेसलेट चाहिए। इसने इसके पिछले रवैये की वजह से डरते हुए एक दफ़ा कहा, समझ नहीं आता, भेज दूंगा कल। आजकल मैं बायस कुछ सुने बिना इसने कॉल काट दी थी। मावी शॉक्ड रह गई थी। इसने फिर कॉल की मगर अटेंड नहीं की। वो भी मावी थी। फिर कॉल की दफ़ा पहली बेल पर अटेंड कर लेगी। मावी प्लीज़ अपने और मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो। तुम्हें कहा था ना मुझे कॉल ना करना। मेरी बात का असर क्यों नहीं होता तुम पे? इस दफ़ा लहजे में थोड़ी बेबसी भी शामिल थी। अरे वाह, मैंने कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट की है? टेंशन आप दे रहे हैं मुझे, और आपको क्यों लगता है मैं आपकी बात मानूंगी? मैं जिसको मर्जी कॉल करूँ। लहजे में जिद थी। हज़ैफ़ा ने सोचा था कि काश वो इसको बता सकता, इसकी वजह से वो कितनी टेंशन में है। ओके, जिसको मर्जी कॉल करो मगर प्लीज़ मुझे तंग मत करना। वो बात को जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहता था। मैं इससे पहले कि वो कुछ कहती कॉल काट देगी। मावी दान कचकचा कर रहेगी। ज़राफ़ा ना हो तो ज़रा सी अच्छी शक्ल क्या दे दी अल्लाह ने, तो मजाज आसमान पर पहुंच गया हूँ। इसे मोबाइल साइड पर रखा और समर के घर जाने का सोचकर उठ खड़ी हुई। जो भी था इससे बात करके इसे रग रग में खुशी उतर गई थी। समर किचन में काम कर रही थी। वो भी किचन में चली गई थी। हम आज तो बड़े लोग आए हैं हमारे गरीब खाने पर, मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही। समर इसे देखते ही शौकी से खिलखिलाई, तुम रहने दो, तुम रहने ही दो बस। खुद तो आई नहीं ना बात की और मेरे आने पर भी शक हो रहा है तुम्हें। मावी ने मुंह मोड़ा। अच्छा मजाज यार, आज बहुत फ्रेश हैं, खैर तो है ना? समर इसे खिलखिले चेहरे को देखते हुए पूछा। हाँ, सुबह से मूड खराब था, ये तो बस थोड़ी देर पहले फ्रेश हुआ है। हाँ, मावी ब्रेसलेट मिल गया क्या? समर फिर से मसरूफ हो चुकी थी। नहीं, अभी से ज़राफ़े को ही कॉल करके आई हूँ। मावी की ज़ुबान पिछली जो बाद में इसने दांतों तले दबा ली थी। समर के सलाद बनाते हाथ रुके थे। तो तुम इसलिए इतनी खुश हो? खैर तो है ना? हाँ यार, क्या होना है, बस ब्रेसलेट वापस करने का बोला इससे। मावी सब बातें अपनी जगह, एक बात सच सच तो बता दो। हाँ पूछो, तुम कब से तुमसे कब झूठ बोला है? आर यू इन लव? समन इसके चेहरे की तरफ खोजती नजरों से देखा। मावी सुन होगी शायद इसने ये कहा और वहां से निकल आई। इतराफ का लम्हा बड़ा जान लेवा होता है। फिर इसे सूरत में कि आप एक दिन बाद किसी और के नाम क्यों नहीं जा रहे हो? मावी के आंसू ना रुकने थे और ना रुक रहे थे। वो इम्पोर्टेंट फाइल है, रीड कर रहा था जब पाशा की कॉल है। इसने कट करना चाहिए मगर फिर कुछ सोचकर अटेंड कर ली। कैप्टन ज़ैफ़ा क्या नहीं स्पीकिंग है, कैसे हो? कैप्टन पाशा की मकरू आवाज़ मोबाइल से आई। काम की बात करो, फ़ोन क्यों किया? ज़ैफ़ा ने सती से कहा, अरे इतना रूड क्यों हो रहे हो? बस तुम्हें बताना था कि पीस बहुत आला है, मान गए तुम्हारी पसंद को। पाशा मकरू हंसी हंसा। पाशा, ये हमारी तुम्हारी लड़ाई है, इसमें आम शहरी ना ही आए तो बेहतर है। ज़ाफ़ा ने वार्न किया था। अरे कैप्टन, तुम भी क्या बात करते हो? वो कोई आम थोड़ी है जिसे कैप्टन पसंद करे। वो आम कैसे हो सकती है? इसने फिर अपनी मकरू हंसी का इस्तेमाल किया। पाशा, जो तुम्हारा जी करे तुम करो। तुम चाहे इस लड़की को कुछ भी कहो या किसी और को, तुम फिर भी मेरे हाथों से बच नहीं सकते। हाँ हाँ, ये तो वक्त बताएगा कैप्टन। वैसे वो लड़की रहती अच्छे घर में है। अच्छा, रखता हूँ फ़ोन। पाशा ये कहते हुए फ़ोन बंद कर गया। हुज़ैफ़ा फ़ोन रख कर सोचने लगा मगर फ़िलहाल वो कुछ नहीं कर सकता था। मावी सायरा सोचती रही कि अब क्या करे। अल्लाह ने भी किस अजीब मोड़ पर लाकर खड़ा किया इसे। वो अपनी चाहत मांगती तो घर वाले नाराज़ होते और घर वालों की चाहत मांगती तो अपना दिल किरची किरची हो जाता। मोहब्बत का भी अजीब ही मसला है। जब तक इसे से आगाह ही ना हो तो सब ठीक होता है। जैसे ही ये बला चिमटे दिन रात का फ़र्क भूल जाता है। महबूब इतना हावी हो जाता है कि महब का अपना कुछ भी नहीं बचता, सब महबूब पे कुर्बान हो जाता है। इसे सुकून ही मिल रहा था। वो क्या करती कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अजान की आवाज़ बुलंद हुई। इसके आंसू ठहर गए। वो फ़ौरन उठ कर वज़ू करने चली गई। फिर जायनमाज़ बिछाकर नमाज़ पढ़ी, दुआ के लिए हाथ उठाए, आंसू लड़ियों की सूरत में गिरने लगे। मेरे मालिक, मैं जानती मैं बहुत गुनहगार हूँ, हमेशा मतलब के लिए तेरे दर पर आती हूँ, मगर तू तो रहमान है ना, रहीम भी है। तू तो वो है जिसके पास मूसा की कौम का गुनहगार सारी उम्र गुनाह करके आता है और तेरी रहमत को पुकारता है तो तू इसकी भी सुन लेता है। अल्लाह मेरी भी सुन ले। मैं तेरी गुनहगार बंदी हूँ, तू मेरा रहीम रब है। तू रहम कर मुझ पर, मुझे सुकून दे, मुझे राज़ी कर दे अपनी रज़ा में। अल्लाह मेरी सुन ले। वो मेरा नहीं हो सकता तो इसे मेरे दिल से निकाल दे। अल्लाह मेरे दिल से इसे निकाल दे या इसे मेरा बना दे। मुझे माफ़ कर देना मेरे मालिक। मैं तुझे से एक नाम महरम के लिए दुआ मांग रही हूँ मगर मैं तुझसे तेरी रज़ा में राज़ी होने का सब्र भी मांग रही हूँ। तो बस मुझे हर हाल में सुकून देना, मुझे सुकून दे दे मेरे मालिक। वो ये कहते हुए सर्दे में गिर गई। आंसू थे कि रुक ही नहीं रहे थे, हिचकियाँ हलक से निकल रही थी। वो अपने मालिक से इसकी रज़ा में सुकून मांग रही थी और वो मालिक तो किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाता। वो फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद सोई तो दोपहर 2 बजे उठी। वो भी मम्मा के जगाने पर कितना सोना है मावी बचे। उन्होंने इसका सर पर प्यार करते हुए पूछा। वो कसम साया, अरे मम्मा, आप इसने आंखें खोली और उठकर बैठ गई। जी, आप इतनी देर तक सो रही हो, मुझे फ़िक्र हो रही है। उन्होंने इसका हाथ पकड़कर कहा, सॉरी मामा, वो बस रात को नींद नहीं आ रही थी। सुबह पता नहीं कब आँख लगी तो अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि इतनी देर हो गई है। चले कोई बात नहीं, मैं सोच रही थी क्या
आप आज एक चक्कर पार्लर का लगा लेती। नहीं मामा प्लीज़ आज नहीं, इसने मना किया। चलें फिर कहा जल्दी चले जाना, अपॉइंटमेंट ले ली है मैंने, थैंक यू मामा मैं कल चली जाऊँगी। ओके अब बाहर आकर नाश्ता कर लिया। उन्होंने इसका गाल थपथपाया और चली गई। मावी फ्रेश होने के लिए उठ गई। अगले दिन 11 बजे के करीब समर आ गई थी। खदीजा बेगम ने दोनों को ड्राइवर के साथ पार्लर भेज दिया। 4 बजे मेहमानों ने आना था। मामा ने दोनों को ताकीद की थी कि 4:30 बजे तक वो तैयार होकर आ जाएँ। गाड़ी सड़क पर रवां-दवां थी। मावी ने जीन्स के ऊपर शर्ट पहनी हुई थी, जो कि अमूमन वो घर में ही पहनती थी। चेंज करने का को कौन-सा मूड नहीं था। वो सो बड़ी-सी शाल अपने गिर्द-गिर्द लपेट रखी थी। वो चुपचाप बैठी थी। समर की हिम्मत नहीं हुई वो दोबारा इस टॉपिक पर बात कर सके। वो अपनी बहनों जैसी दोस्त का टूटा हुआ दिल नहीं देख सकती थी। मावी ने सेल उठाकर कॉल मिलानी चाहिए, मगर बैलेंस खत्म हो चुका था। उसने समर की तरफ देखा जो खिड़की से बाहर देख रही थी। समर क्या तुम्हें कॉल करवा सकती हो? किसे करनी है? इसने एक नज़र मावी को देखा। बस आखिरी दफ़ा से बात करनी है। मेरा बहुत दिल कर रहा है। समर प्लीज़। मावी बेबसी की इंतहा पर थी। समर ने इसे सेल दे दिया। मावी ने कॉल मिलाई। वो अपनी धड़कन की आवाज़ बआसानी सुन सकती थी। हेलो कैप्टन हुज़ैफ़ा यानी स्पीकिंग। दूसरी तरफ कॉल अटेंड करने के बाद जो सुनाई दिया वो इसे साकत करने को काफ़ी था। हेलो हू इज़ देयर? मावी के आंसू गिरने लगे। समर ने अपने आंसू छुपाने के लिए रुख बदल लिया। सोचा था आखिरी दफ़ा बात कर लूँ आपसे, फिर तो मेरा नाम किसी और के साथ जुड़ जाएगा। शायद आपसे बात करके मुझे सुकून आ जाए। इसकी हिचकी निकली, मगर बहुत गलती की। काश मैं आपको कॉल ना करती। काश। इसने रोते हुए कॉल बंद कर दी। समर इसके यूं ऊंची रोने पर बुखला के ड्राइवर गाड़ी रोकें, आप बाहर चले जाएं कुछ देर के लिए। समर ने ड्राइवर को बाहर भेज दिया और मावी की तरफ मतवज्जो ही। क्या हुआ मावी? प्लीज़ ऐसे ना रो। समर काश मैं इसे कॉल ना करती। आगाही बहुत बड़ा अजाब है। समर हुआ क्या है मावी? कुछ तो बताओ। समर वो आर्मी में है। वो कैप्टन हुज़ैफ़ा क्या नहीं है? मुझे आज पता चला। मैं क्यों उसकी तरफ खींची थी। समर ने इसे गले लगा लिया। कुछ नहीं होता मावी, जो तुम्हारी किस्मत में नहीं, इसके लिए आंसू ज़ाया मत करो। समर ने आस्ता-आस्ता समझाना शुरू किया। वो चुप हो गई थी। समर ने ड्राइवर को वापस बुलाया। गाड़ी में एक दफ़ा फिर खामोशी का राज था। जब एकदम से गाड़ी को ब्रेक लगी थी, वो दोनों भी सामने देखने लगी, जहाँ गाड़ी इनका रास्ता रोके हुए थी। वो सामने देख रही थी। जब फ्रंट सीट और बैक सीट के दरवाजे खुले थे, आने वाले ने ड्राइवर के सर पर पिस्टल मारकर बेहोश कर दिया था। पीछे वाले नकाबपोश ने मावी का हाथ पकड़ा, से बाहर निकाला। वो दोनों चलाने लगी, मगर वहाँ कोई इनकी सुनने वाला नहीं था। वो लोग मावी को बाहर निकाल चुके थे। समर चलाने लगी। इनमें से किसी एक ने समर को पकड़कर पीछे फेंका था। वो लोग समर के उठने तक मावी को गाड़ी में डालकर ले जा चुके थे। समर के उठते तक गाड़ी धूल उड़ाती नज़रों से ओझल हो चुकी थी। 12 बज चुके थे। इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या करे। वो ड्राइवर की तरफ भागी। वो बेहोश था। समर ने डैशबोर्ड से पानी की बोतल निकाल के इसके मुंह पर डाली। थोड़ी देर की मेहनत के बाद वो होश में आ चुका था, मगर ड्राइविंग के काबिल नहीं रहा था। सद शुक्र समर को ड्राइविंग आती। इसका दिमाग काम करना छोड़ चुका था। घर घर पहुंचते ही वो खदीजा बेगम के पास पहुंची, जो ड्राइविंग रूम से बाहर आ रही थी। समर को देखकर वो हैरान हो गई। क्या हुआ समर? है खैरियत? तुम्हारे चेहरे से हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं? आंटी वो मावी। समर की आवाज़ कांपी। क्या हुआ मावी को? खदीजा बेगम का दिल बैठने लगा। मावी को कोई गाड़ी में से निकाल कर ले गया है। समर कितना कहने तक खदीजा बेगम खुद को संभाल ना सकी और गिरने लगी। समर ने बढ़कर इन्हें सहारा दिया और इनके पीछे खड़ी है वजूद को देखकर मावी को दीवार के सहारे की जरूरत पड़ी। वो मावी की होने वाली नंद थी, जो चेहरे पर हैरानगी की तासा लिए खड़ी। तुम्हारा मतलब है मावी को किसी ने अगवा कर लिया है? नहीं ऐसी बात नहीं है। समर बुरखलाई। ऐसी बात नहीं तो और क्या बात है? गजब खुदा का, दिन दिहाड़े लड़की अगवा होगी? जरूर इसमें लड़की की भी रजामंदी होगी। इसकी नंद ने आतिशफशानी की। नहीं मावी ऐसी लड़की नहीं है। वो लोग पता नहीं कौन थे। समर ने इन्हें समझाने की कोशिश की। पता चल गया है वो कैसी लड़की। हमारी तरफ से इस रिश्ते से साफ इनकार है। जाने जाने कैसी लड़की है। इससे पहले वो कुछ और बोलती इस कमर साहब के धारने से चुप करवा दिया। बस निकल जाएं आप भी इस घर, मेरे घर से। आपको को क्यों लगा कि आपकी गौरवशानियां सुनने के बाद भी हम ये रिश्ता रखेंगे? हमारी तरफ से भी इनकार है। हमें अपनी बेटी पर पूरा यकीन है। कमर साहब ने बुलंद आवाज के साथ इसे बाहर जाने का इशारा किया। जो मावी की होने वाली सास की माँ पर मावी की मंगनी का ड्रेस पहले दिन ही आई हुई थी। वो दनदनाते हुए वहां से निकल गई। इस वक्त खदीजा बेगम धर्म से गिर गई थी। आंटी आंटी क्या हुआ आपको? प्लीज आंखें खोले। समर की हिम्मत ये सब कुछ देखने के बाद जवाब दे रही थी। कमर साहब भी खदीजा बेगम तक भागते हुए पहुंचे थे। अंकल प्लीज आप एम्बुलेंस को कॉल कर। समर ने कमर साहब को हिलाते हुए कहा, जो खुद साकत हो चुके थे। समर के कहने पर इनका सख्ता टूटा। खदीजा बेगम को हॉस्पिटल लेकर आए थे। अयान भी हॉस्पिटल पहुंच चुका था। जो सब इसे वहां सुनने को मिला। इस सब ने इसे हैरान कर दिया था। जान से प्यारी माँ जिंदगी और मौत की जंग लड़ी थी और अजीज तरीन बहन का कुछ पता ही नहीं था। वो समर के पास गया। समर तुम इसकी दोस्त हो, प्लीज मुझे बताओ कहीं इसकी किसी से कोई लड़ाई तो नहीं थी? नहीं अयान, आपको लगता है मावी किसी से लड़ाई कर सकती है? समर ने सूजी हुई आंखें उठाकर पूछा। अयान ने नजरें चुराई। तो फिर कौन लेकर गया है इसे? वो चलाया था। अयान प्लीज। वो वहीं नीचे बैठ गया। मेरी बहन जाने के हाल में होगी। अल्लाह मेरी बहन को महफूज रखना। वो बहुत मासूम है। वो बेबसी थी। कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। एकदम समर अपना सेल पकड़कर बाहर चली। जाने इसके दिमाग में पहले क्यों नहीं आया था। इसने इसी नंबर पर कॉल की जिस पर मावी ने की थी। 2-3 बेल्स के बाद फोन उठा लिया गया था, मगर वो कुछ बोला नहीं। आप हुज़ैफा बात कर रहे हैं? समर ने कन्फर्मेशन
चाहिए वो एकदम सीधा हुआ था। जी आप कौन? मैं मावी की दोस्त हूँ। वो मावी इतना कहकर समर रोने लगी। क्या हुआ मावी को? वो ठीक तो है ना? आप बता क्यों नहीं रही? वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। समर ने इसे सारी बात बता दी। इससे पाशा से इस कदर घटियापन की उम्मीद नहीं थी। किस टाइम हुआ ये सब? समर तकरीबन 12 बजे समर ने बताया। 12 बजे और आप मुझे अब बता रही हैं? इसने घड़ी की तरफ देखा जो 2 बजे आ रही थी। इसकी मामा को हार्ट अटैक हुआ है और आपका ख्याल मेरे ज़हन में अभी आया है। ओके मैं कुछ करता हूँ बट प्लीज़ मेक श्योर कि पुलिस की इन्वॉल्वमेंट ना हो इस किस्से में। यू नो व्हाट आई मीन। जी ठीक है। समर के इतना कहने के बाद कॉल कट हो गई थी। गाड़ी में डालने के बाद मावी को बेहोश कर दिया गया था। जब वो होश में आई तो उसने खुद को बड़े से कमरे में पाया था। इसकी शौली से याद पड़ रहा था वहीं गिर गई थी। इसने अपनी तरफ देखा और सिमट कर बैठ के इसके आंसू रवा दमाते। कौन लोग थे आखिर ये? क्यों उठा के लाए थे इसे? अल्लाह मेरी मदद फरमा मुझे अपनी हिफाजत में रखना। वो काफ़ी देर तक रोती रही थी। जब अचानक दरवाज़ा खुला जिससे 4 आदमी अंदर आए। मावी शिद्दत से अल्लाह को याद करने लगी। वो अपने आप में मज़ीद सिमट गई। इसने अपने वजूद को छुपाना चाहा। इनमें से एक थोड़ा आगे आया। इससे पहले कि उस तक पहुंचता इसका फ़ोन बजने लगा। नंबर देखा मुस्कुराने लगा और फिर कॉल कट दी। मावी को इसकी मुस्कुराहट ज़हर लगी थी। कौन हो तुम? कौन क्यों लाए हो मुझे यहाँ? देखो तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं तुम लोगों को जानती भी नहीं हूँ। प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मावी ने मिन्नत की। हाँ हाँ गलती वो भी पाशा को ऐसा नहीं हो सकता। तुम ही तो वो दाना हो जिसे डालकर शिकार करना है हमने। मावी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो शिद्दत से रोने लगी। अरे नाना इन खूबसूरत आंखों को इतनी जहमत क्यों दे रही हो? देखो अगर तुम ऐसे ही रोती रही तो मुझे तुम्हारी आंसू खुद साफ करने पड़ेंगे। जो तुम्हारे कैप्टन को बुरा लगेगा। वो खवाजा से बोला। तो क्या ये सब उज़ैफ़ा ने किया है? हाँ तो तुम तो बहुत मासूम चिड़िया। वो बेचारा तो खुद परेशान बैठा है। देखा नहीं कैसे फ़ोन पे फ़ोन कर रहा है। इसने अपने मुसलसल बजते फ़ोन की तरफ इशारा किया। चलो तुम्हारी बात करवाता हूँ इससे ये बल्कि तुम्हारा हाल दिखाता हूँ। हाँ इसने हुज़ैफ़ा को वीडियो कॉल मिलाई और जो फ़ौरन उठा ली गई थी। पाशा अगर तुम में से किसी ने भी इसे हाथ भी लगाया ना तो काट के रख दूंगा। सुना तुमने? इसने पाशा के बोलने से पहले ही कहा। और इतनी चाहत कैप्टन हौसला रखो। जानते हैं तुम्हारी मोहब्बत है ये। किसी ने इसे हाथ नहीं लगाया। बस गाड़ी में डालते हुए शोर मचा रही थी तो मजबूरन एक ने पकड़ कर बैठाया इसे। लेकिन अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो पाशा की बात पूरी करने से पहले वो चलाया था। पाशा इसे कुछ हुआ तो एक एक को ऐसी ज़हरनाक मौत मारूंगा कि रहती दुनिया तक मिसाल बनेगी। समझे तुम क्या चाहते हो? कुछ ज़्यादा नहीं बस वो फ़ाइल जो इतनी मुश्किल के बाद हमने हासिल की थी और कल शाम तुम वो ले उड़े। इसकी वापसी सोच है तुम्हारी कि मैं वो फ़ाइल तुम्हें दूंगा। अच्छा अपनी महबूबा का हाल तो देख लो। फिर ये बात कहने से पहले पाशा ने कहते हुए कैमरा मावी की तरफ किया था। हुज़ैफ़ा को शायद ही ज़िंदगी में कभी तकलीफ़ हुई हो जो इससे इस हाल में देखकर हो रही थी। वो ट्राउज़र शर्ट में थी जो साफ लग रहा था कि वो घर में इस्तेमाल करती है क्योंकि मावी को कभी इसने बाहर ऐसे ड्रेसिंग में नहीं देखा था। मावी इसने से पुकारा था। नीचे झुकी आंखें एकदम से उठी थी। हुज़ैफ़ा प्लीज़ इन्हें को मुझे छोड़ दें प्लीज़। मुझे बहुत डर लग रहा है। आप कुछ करें प्लीज़। मावी इसके सामने हाथ जोड़े थे। हुज़ैफ़ा का दिल फट रहा था। मावी तुम परेशान ना हो मैं आता हूँ अभी। तुम रो ना ओके बी ब्रेव। हुज़ैफ़ा ने इसे तसल्ली दी थी और साथ ही पाशा को पुकारा था। पाशा जी जी कैप्टन ने बस इतनी सी बात करनी थी। मुझे तो लगता था कोई रोमांटिक बातें होंगी। हम भी टिकट के बगैर फिल्म देख लेंगे। इसने एक आंख दबाकर कहा। जस्ट शट अप। इसे चादर ला कर दो। 5 मिनट में इसने दृष्टि से कहा था। तुम्हारी आशिकी तो सारे पुराने ज़माने वाली है कैप्टन। ला देता हूँ चादर मगर तुम मुझे फ़ाइल कब दोगे? इसने तंज़ के साथ मतलब की बात भी की थी। मैं आ रहा हूँ तुम्हारी फ़ाइल लेकर। हुज़ैफ़ा ने दांत पीसते हुए कहा। इंतज़ार में हूँ तुम्हारे। वैसे इस इंतज़ार में बड़ी लज्जत है। सामने इतनी मस्त चीज़ जो बैठी हुई है। पाशा ने अपनी नज़रों का रुख मावी की तरफ फेरा। पाशा दफ़ा हो जाए इसके पास से वरना यकीन करो मैं भी इतनी ही गंदी गेम खेल सकता हूँ। तुम्हारी बीवी भी तो है ना? इस दफ़ा हुज़ैफ़ा ने ना चाहते हुए भी इसकी ज़बान में समझाया। ठीक है कैप्टन जो तुम्हारा हुक्म। गुस्सा क्यों करते हो? हुज़ैफ़ा ने कॉल काट दिया और जहन में सारा प्लान दोहराने लगा। इसे मावी को भी बचाना था और वतन को भी। लेकिन अगर इसे दोनों में से किसी एक को बचाना पड़ा तो वो अपनी जान पर खेल के भी वतन को बचाएगा। खतीजा बेगम की हालत खतरे से बाहर थी मगर वो अभी तक होश में नहीं थी। समर ने बहुत मुश्किल से सबको ये कहकर पुलिस को इन्वॉल्व करने से रोका हुआ था। इसने अपने कज़न जो एजेंसी में था इससे रब्ता किया हुआ है। कमर साहब की हुज़ैफ़ा से बात भी करवाई थी। इसकी यकीन दहानी पर उन्होंने पुलिस से रब्ता नहीं किया था। खदीजा बेगम की परेशानी में उन्होंने किसी रिश्तेदार को फंक्शन कैंसर होने का नहीं बताया था। कमर साहब की बहन ने जब मुलाजमा की ज़बानी कमर साहब की बहन ने जब मुलाजमा की ज़बानी सारी बात कहानी सुनी तो उन्होंने कमर साहब से बात करके सब मेहमानों को मुनासिब तरीके से खाने का कहा था मगर असलबाज से वाकफियत के बाद सब वापस चले गए थे अपने साथ ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर। हमारे माशरे का अजीब अलमिया है। यहाँ किसी की परेशानी में इसको हौसला देने की बजाय लोग अपनी चहमगोइयों से मज़ीद परेशान कर देते हैं। यही सब मावी की फैमिली में हो रहा था। 7 बज चुके थे मगर अभी तक मावी की कोई खबर नहीं थी। समर ने हुज़ैफ़ा को कॉल की। जी समर बोले। हुज़ैफ़ा की भारी आवाज़ उभरी। इतनी देर हो गई है कब मावी वापस आएगी? समर ने कपकपाती आवाज़ में पूछा। समर आई नीड प्रिपेयर्स दुआ करना मैं
कामयाब लौटूँ मावी को साथ लेकर, वरना मैं पेशगी माज़र करता हूँ। मुझे नहीं पता अल्लाह को क्या मंजूर है। बस अगर मैं तुम्हारे दोस्तों को बचाने में कामयाब ना हुआ तो मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। हुज़ैफ़ा की बात ने समर के रोकंडे खड़े कर दिए थे। अल्लाह की ईमान में मावी भी और आप भी, इसने भराई हुई आवाज़ में कहकर फ़ोन बंद कर दिया था और रोने लगी। ये रगों में बहता हो जो खून है, ये तो अपने इश्क का जुनून है कि मेरी हसरतों में बुलंदियाँ, मुझे पस्तियों में ना ढूंढना। वो जो जा रहे हैं मुहाज पर, मैं इनमें हूँ आगाज़ पर। मंसूबे के मुताबिक 8 बजे उन्होंने पाशा के तहखाने पर हमला करना था। 7:45 पे हुज़ैफ़ा पाशा से मिलने के अंदर गया तो इसके हाथ में फ़ाइल थी। आइए आइए, बड़ी देर कर दी मेहरबान। आते आते पाशा हुज़ैफ़ा को देखते ही उठ खड़ा हुआ था। वो जानता था कि हुज़ैफ़ा लोकेशन ट्रेस करके इस तक पहुंच जाएगा। काम की बात करो पाशा, मावी कहाँ है? हुज़ैफ़ा ने सख्त लहजे में पूछा। आप बड़ी जल्दी है महबूबा से मिलने की, पहले मुझसे तो बात कर लो। पाशा मुस्कुराया। फ़ाइल मेरे हाथ में है और तुम्हारे हाथ में तब आएगी जब तुम मुझे इस तक लेकर जाओगे। अच्छा ये बात है तो फिर चलो। पाशा इसके आगे आगे चलने लगा। हुज़ैफ़ा का दिमाग तेज़ी से काम कर रहा था। उसने घड़ी देखी, 8 बजने में 5 मिनट थे। इसके पास वक्त बहुत कम था। पाशा से कमरे तक लाया। इसके आगे 2 आदमी पहरा दे रहे थे। पाशा को देखकर उन्होंने दरवाज़ा खोला। इनके दरवाज़ा खोलते हुए हुज़ैफ़ा ने पाशा को किक मारकर गिराया और धुआं बम फेंका। चंद लम्हों के लिए इसकी हसासियत ने काम ना किया। हुज़ैफ़ा ने इस वक्त का फ़ायदा उठाया और फ़ौरन अंदर चला गया। इसके पास 2 मिनट थे। मावी हुज़ैफ़ा को देखकर इसकी तरफ भागी। हुज़ैफ़ा ने इसका हाथ पकड़ा और वापस मुड़ा। हुज़ैफ़ा, मावी ने इसे पुकारा जो इस वक्त फुल यूनिफॉर्म में मलबूस था। मावी, तुम्हें जल्दी से यहाँ से निकलना है। वो धुआं में से रास्ता बनाते हुए इसे लेकर बरौनी गेट की तरफ जाने लगा। फायरिंग की आवाज़ से इसे अंदाज़ा हो गया था कि इसके साथियों ने अटैक कर दिया है। वो मावी को अपने पीछे छुपाते आगे बढ़ रहा था। इसके हाथ में फ़ाइल मौजूद थी। मावी डर के मारे कांप रही थी। वो बरौनी गेट से थोड़ी ही दूर थे जब पाशा के किसी साथी ने इस पर गोली चलाई जो डायरेक्ट इसकी टांग पर लगी थी। हमला अचानक था। वो दीवार के पीछे हो गए। वहीं इसने इस आदमी को निशाना बनाया था। मावी को बाहर निकालने की कोशिश में खुद को भूल चुका था। मावी की चीखें निकलने लगी। हुज़ैफ़ा, आप ठीक है ना? खून खून मावी के आंसू रवानी से बह रहे थे। मावी, मैं ठीक हूँ। इसने दर्द की शिद्दत को दबाते हुए कहा। इसे अंदाज़ा था कि गोली हड्डी में लगी हुई है। तुम ये फ़ाइल और वॉलेट पकड़ो और इस एड्रेस पर पहुँचा दो। ये बहुत रिस्की काम है मगर तुम कर लोगी। बॉस के गार्ड्स को वॉलेट में मौजूद कार्ड दिखाओगी तो वो तुम्हें सर से मिला देंगे। वॉलेट में पैसे हैं। टैक्सी ले लेना। यहाँ से राइट साइड की तरफ जाओगी तो सामने मेन रोड है। वो इसे सब समझा रहा था। जानता था ये काम ख़तरे से खाली नहीं, मगर इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं थी। मैं नहीं जाऊंगी, आपका खून निकल रहा है। मावी ने इनकार किया। मावी, वक्त काम है, हमारे मुल्क को तुम्हारी और मेरी ज़रूरत है। गो प्लीज़। वो नज़दीक आती फायरिंग की आवाज़ सुन रहा था। मावी शशपंज में मुब्तला हो गया और फिर हुज़ैफ़ा को आखिरी नज़र देकर जाने लगी। मावी, एहतियात से जाना, राइट साइड यूज़ करो, इसने बुलंद आवाज़ से कहा। मावी इसकी हिदायत पर अमल करके गेट के करीब पहुंची और पलट कर देखा। वो इसकी तरफ देख रहा था। हुज़ैफ़ा ने इससे जाने का इशारा किया। वो हिचकियाँ रुकती भाग गई। वो मावी के जाने के बाद लंगड़ाता हुआ छुपता छुपाता अपने साथियों के साथ मिल गया था। सर आप ठीक हैं? इसके साथी ने सवाल किया। हाँ, क्या कंडीशन? इसने सर को छुपाते हुए पूछा। गोली इसके सर के करीब से गुजरी थी। सर, पोजीशन इज़ 50% और राइट ऑन आर कंट्रोल। सामने कुछ आदमी हैं जो आगे बढ़ने में मुश्किल पैदा कर रहे हैं। ओके, मैं इन तरफ मूव ऑन करता हूँ। तुम लोग मेरी प्रोग्रेस देखकर आगे बढ़ना। राइट सर। हुज़ैफ़ा गोलियों की फुहार से खुद को बचाते हुए सामने वालों को निशाना बना रहा था, मगर वो लोग भी लगातार फायरिंग कर रहे थे। वो इन तक पहुंच चुका था। वहाँ कुल 5 अफराद थे। कैप्टन हुज़ैफ़ा ने अल्लाह अकबर बोलकर पिछली तरफ से फायर खोल दिए थे। हुज़ैफ़ा ने 3 आदमियों को जहन्नुम वसल किया। वो अभी भी हुज़ैफ़ा को निशाना बना रहे थे, मगर इसके साथियों को इतना वक्त ही बहुत था। वो पूरे तहखाने पर कब्जा कर चुके थे। हुज़ैफ़ा दीवार की ओर से बाहर निकला ही था कि 2 गोलियां तेजी से इसका सीना चीर गई थी। वो वहीं गिर गया। तीसरी गोली कंधे पर लगी और चौथी सीधी सर पर। बंद होती आंखों से इसने देख लिया था कि वो पाशा था जिसको हुज़ैफ़ा के साथी पकड़ चुके थे। इनमें एक भाग के इसकी तरफ आया था, मगर तब तक वो अल्लाह अकबर कहकर अपनी सांसें इस पाक धरती पर कुर्बान कर चुका था। जिस दिन तेरे इश्क में जान जाएगी को समझ लेना तेरा सदका दिया तेरी नज़र उतारी है। सर आर यू ओके? इसके साथी ने पूछा और नब्ज़ चेक करने के बाद इसको उठाकर गाड़ी में डालने लगे। इनकी आंखें नम हो रही थी। वो इनका सख्त तरीन बॉस था, मगर एहसास इतना कि वो अपने हर सिपाही के पास जाकर बैठता और इसके मसाइल सुनता, इन्हें हौसला देता और अब इस दुनिया में नहीं था। आंखें तो नम होना ही थी। उन्होंने इस तहखाने से बहुत सा असला बरामद किया था जो उन्होंने कल हमले में इस्तेमाल करना था। पाशा को हुज़ैफ़ा के ऑर्डर के मुताबिक जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया था। ऑपरेशन कामयाब रहा। 2 नौजवान और एक ऑफिसर इस धरती माँ पर कुर्बान हुए थे। मावी हुज़ैफ़ा के हिदायत के मुताबिक मेरा और इस ऑफिस के घर तक पहुंच चुकी थी। गेट पर नौजवान गार्ड ने इस हुज़ैफ़ा का कार्ड दिखाया। उन्होंने अंदर कॉल करके पूछने के बाद से इजाज़त दे दी। मावी ने इसके ऑफिसर को देखा। सर, ये हुज़ैफ़ा सर ने दी है। मावी ने कपकपाते हाथों से फाइल इनको दी। वो अभी तक खौफजदा थी। जी, इसने बता दिया था मुझे। ही वाज अ जीनियस मैन। इसे अंदाज़ा था कि इसे अपने सिपाही से वो ये काम नहीं कर सकता काम नहीं ले सकता था। खैर मिस मावी, आप ठीक हैं? कोई चोट तो नहीं है? ये आपको वो आपके लिए बहुत फिक्रमंद था। मेजर शबीर ने अफसुदा लहजे में कहा। सर, आप इन्हें था क्यों कह रहे हैं? मावी का दिल इनके था कहने पर डूबने लगा। ही इज़ नो मोर
ड्यूरिंग ऑपरेशन वो शहीद हो चुके हैं। मावी ने देख कर है कि इनकी धड़कनों को शोर यकदम ठहरा था। मिस मावी आ रही हो के इसने खाई नज़रों से इनकी तरफ देखा था, सर हिला दिया, वो जाने के लिए उठी। मिस हुज़ैफ़ा ने आपको घर तक मिस हुज़ैफ़ा ने आपको घर तक पहुँचाने का कहा था। मैं गार्ड को कहता हूँ वो आपको छोड़ आएंगे। आपका बहुत शुक्रिया, ये फ़ाइल हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी। अगर दुश्मनों तक पहुँच जाती तो वो पाकिस्तान को किसी भी किस्म का नुकसान पहुँचा सकते थे। मेजर साहब ने तफसीलन बताया, नहीं मैं चली जाऊँगी, मैं खुद जाऊँगी। मिस आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, हम आपको ड्रॉप कर देते हैं। नहीं शुक्रिया, मैं जाऊँगी। वो अजीब से लहजे में बोलती वहाँ से निकल गई। ही इज़ नो मोर, इसके कानों में यही अल्फाज गूंज रहे थे। वो मेजर साहब के घर से थोड़ी दूर आई थी जब दीवार की ओर से आने वाली गोली इसका सीने के पार कर गई थी। वो पाशा का आदमी था जिसे पाशा ने मावी को बाहर जाते देखकर पिछले दरवाजे से इसके पीछे भेजा था। पाशा ने मावी को मारने का हुक्म दिया था। हुक्म पूरा होने को था। मावी की सांसें उखड़ रही थी। एक सुधा मुस्कुराहट इसके चेहरे पर थी। आखिरकार इसने अपने वतन के लिए कुछ कर दिखाया था। इसने पाक धरती को नुकसान पहुंचाने से बचा लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह के अल्फाज इसकी ज़बान से अदा हुए और सांसों का खेल ख़त्म हो गया। कुरान पाक में इरशाद है कि हर नफ्स को मौत का ज़ायक़ा चखना है, सबने मरना है, मगर कुछ लोगों की मौत मुल्क और कौम को का फ़ख्र होती है। वो हम में ना होकर भी हमेशा हमारे साथ होते हैं। वो लोग जो अपने इश्क और जुनून में किसी चीज़ को खातिर नहीं लाते, वो हमेशा अमर हो जाते हैं। बस ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत की शहीदों ने, इस अर्ज़ पाक को दिल में बसाए रखना। तो यूँ ये नावल ख़त्म हो गया। बहुत सैड नावल था। मुझे लगा था कि दोनों बच जाएंगे, लेकिन नहीं बच सके। लेकिन ये भी हकीकत है कि जो आर्मी में होते हैं और जो इस तरह मुश्किल काम करते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है अपनी जान को बचाना। ये एक अलग टाइप का नावल था। ज़रूरी नहीं कि हर नावल की एंडिंग हैप्पी हो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अपने नावल के साथ बहुत जल्द हाज़िर होती हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।